नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 11वीं इतिहास विषय की आंसर की नवंबर 2023 सेट में, जो आज ही हुआ था 7 दिसंबर 2023 को 40 नंबर का पेपर है। डिस्कस करते हैं कैसा है, आपके कितने मार्क्स रहे और इसमें क्या सुधार किया जा सकता था। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3, पादरी, अभिजात और तीसरा है कृषक। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्यूड किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है जर्मन, ए आएगी ऑप्शन। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है इटली। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुए? यूनिवर्सिटीज पादुआ, बोलोनिया, कहाँ पर बनी? इटली में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, टीथ क्या था? टीथ एक कर था जो चर्च के द्वारा कृषकों से, किसानों से लिया जाता था। ये उनकी उपज का 10वां भाग होता था। उसके बाद है, फ्यूड शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? फ्यूड शब्द का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, सामंतवाद जर्मन भाषा के शब्द किससे बना है? फ्यूड से बना है, यानी कि यहाँ पर फ्यूड का प्रयोग 2 बार हो चुका है। छठे प्रश्न में फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। 7वां है, सामंतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है। क्वेश्चन 8 में अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में डैश लोगों का बड़ा हाथ था। अगर हम एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं तो बड़ा क्लियर सा लिखा हुआ है कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का बड़ा हाथ था, लेकिन ये इनकम्प्लीट लगता है क्योंकि इससे अगला सेंटेंस ये है कि वो 2 लोग जो थे वो थे दांते अलिघेरी और जोटो, लेकिन उसके बिना ये फिलिप्स अधूरी है। मेरे ख्याल से यदि यहाँ पर यह भी लिखा जाए कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में मानवतावादी लोगों का बड़ा हाथ था, तो ये ज़्यादा उपयुक्त आंसर हो सकता है। यानी कि दो भी सही है, मानवतावादी ज़्यादा सही लगता है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दांते अलिघेरी और जोटो जैसे लोगों का बड़ा हाथ था। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन कि गुटेनबर्ग ने डैश का आविष्कार किया? छापे खाने का, यानी कि पहली टाइप मशीन उसी ने बनाई थी 1453 में। उसके बाद आपके पास है रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इसमें आपके पास 2 कथन है, ठीक। एक है, निकोलो मैकियावेली इटली का एक महान विद्वान और देशभक्त था। ये लाइन बिल्कुल सही, बुक में मिल जाएगी। उसने चर्च में प्रचलित बुराइयों की कटु आलोचना की। वह इटली के दयनीय राजनीतिक स्थिति को दूर कर उसके प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहता था। ये दोनों सही हैं। और जो बी वाला पॉइंट है, यानी कि आर पॉइंट है, वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है कि वो देशभक्त था तो कैसे था, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा कै, यानी कि ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद आ जाएगा बेटा 11वां प्रश्न कि मैनर से आप क्या समझते हैं। और 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको थोड़ी डिटेल भी लिखनी होगी। पहले तो ये आ जाएगा कि मैनर क्या थी, तो इसमें आप लिखें कि मैनर आवास के लॉर्ड के आवास क्षेत्र को कहा जाता था। इसका आकार कभी छोटे गांव से लेकर तो अनेक गांव तक भी होता था। इसमें उसका दुर्ग होता था और वहाँ पर उसकी दुर्ग के चारों तरफ एक चौड़ी खाई होती थी, सदैव पानी से भरी रहती थी। उसी मैनर में एक चर्च भी होता था, कारखाना भी होता था, कृषिदास की झोंपड़ियाँ भी होती थी, बड़े बड़े कृषि फार्म भी होते थे और सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी हो जाता था। यानी कि एक कहने को सिर्फ एक आवास क्षेत्र है, लेकिन आवास क्षेत्र न होकर बहुत बड़ी जागीर होती थी। उसके बाद है पुनर्जागरण काल की वास्तुकला की 3 विशेषताएं। वास्तुकला मतलब भवन निर्माण कला। यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिखिए कि इस काल में गोथिक शैली को छोड़कर शास्त्रीय शैली को अपनाया गया, पहली विशेषता। दूसरी आप लिखिए कि इसमें जो भवन बनाए गए उसमें गुंबदों का चित्रों और मूर्तियों से उन्हें सुसज्जित किया गया।
ठीक। तीसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं इसकी वास्तुकला में? तीसरे में लिखिए कि ये द ड्यूमा, इसकी बहुत अनोखी, बहुत ही अच्छी उदाहरण है उस समय के पुनर्जागरण काल में बनाई गई वास्तुकला की। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो वास्तुकला इतने शिखर पर पहुंची है उसके पीछे फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची का और माइकल एंजेलो का, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इस प्रकार से इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। उसके बाद है मार्टिन लूथर की शिक्षाएं। तो इसमें उसने नंबर 1 पे, क्योंकि पहले तो आप ये बताएं कि मार्टिन लूथर कौन था? वो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था, संस्थापक था। फिर आ जाएगा उसकी शिक्षाएं। नंबर 1, उसने बाइबल और ईसा मसीह की सत्ता को तो स्वीकार किया, परंतु चर्च और पादरियों की निरंकुशता को अस्वीकार कर दिया। एक। दूसरा, उसने अनेक प्रकार के संस्कारों को छोड़कर सिर्फ 3 को ही मान्यता दी। कौन सा? नंबर 1 पे आ जाएगा नामकरण, नंबर 2 पर प्रायश्चित, नंबर 3 पे आ जाएगा प्रसाद। नंबर 3 पे अब तीसरा पॉइंट उसकी शिक्षाओं का, कि मार्टिन लूथर ने ईश्वर की अनुकंपा में आस्था पर बल दिया। चौथा, उसने न्याय को सबसे ऊपर बताया और कहा कि न्याय से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप इसमें इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि उसने राष्ट्रीय चर्च की शक्ति पर जोर दिया, चर्च के चमत्कारों को अस्वीकार कर दिया, लूथर ने पादरियों के भ्रष्ट और विलासी जीवन का जोरदार विरोध किया। ये सब पॉइंट उसमें लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 3-3 पॉइंट तो लिखने ही चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद बड़ी अनोखी सी चीज़ है। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में, अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, परंतु सामाजिक प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो अभिजात वर्ग की थी। ऐसी भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था, क्योंकि उनके पास भूमि थी, उनके नियंत्रण में क्या थी? पूरी जमीन थी, जायदाद थी। जिसका संसाधनों पर अधिकार होता है, सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती है। और ये वेस्लेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव इस प्रथा के कारण ही था, जिसे वेस्लेज कहा जाता था, और ये जर्मन मूल के सभी लोगों में विद्यमान थी। इसमें क्या था कि बड़े बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, और जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। तो अभिजात वर्ग राजा को अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था, अपना सीनियर मान लेता था, और आपस में वचनबद्ध होते थे कि सीनियर जो है वो दास की रक्षा करेगा, दास मतलब वैसल की, और बदले में दास उसके प्रति निष्ठावान रहेगा। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती थी। बाइबल की शपथ लेकर ये काम किए जाते थे। तो इस समारोह में दास को उसकी भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक के द्वारा एक छड़ी या मुट्ठी भर मिट्टी का डला दिया जाता था, वैसी कुछ प्रक्रियाएं की जाती थी। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, और वो उसका वहाँ जो ज़मीन मिल जाती थी उस पर उसका पूरा नियंत्रण होता था। वो अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा सकते थे और स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। ठीक, यानी कि लॉर्ड का क्या मतलब हो गया? मालिक। अब हमारा क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है, इस पैरे को पढ़कर ही आंसर देने हैं, लेकिन प्रश्न बड़े सीधे नहीं हैं, घुमा फिरा कर इनके आंसर बनाए गए। लॉर्ड के कार्य क्या थे? अब देखिए, लॉर्ड का काम क्या है। यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से ऊपर ना होकर नीचे। नंबर 1 तो ये कि वो भूमि का स्वामी है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी एक विशेष हैसियत है, यहाँ से शुरू हो जाइए। संस्था उसकी अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था, अपने न्यायालय लगा सकता था, यहाँ तक कि अपनी मुद्राएं भी प्रचलित कर सकता था। ये सब उसके कार्य थे। उसके बाद दूसरा है वेस्लेज प्रथा क्या थी। ये बहुत समझने वाली बात है। वेस्लेज प्रथा, जिसमें मालिक वचन देता है अपने दासों को उसकी रक्षा करने की। वैसल मतलब दास, ठीक। इसका उत्तर आप कहाँ से लिख सकते हैं कि अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता है, और ये सब आपस में वचनबद्ध होते हैं कि जो मालिक है यानी कि जो सीनियर है वो अपने दास की रक्षा करेगा और दास उसके प्रति निष्ठावान रहेगा। तो इस प्रकार से ये सारी जो व्यवस्था है वो वेस्लेज प्रथा कहलाती है। उसके बाद अगला पहरा है। अगले पहरे में आपके पास क्या है? 2 महाशक्तियों की बात हो रही है, एक रोमन साम्राज्य और एक ईरान।
दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर ये था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से ईरान की तुलना में बहुत विशाल था। इस अवधि में ईरान पर शासन करने वाले राजवंश पार्थियन और फिर ससानियन ने एक ऐसी आबादी पर शासन किया जो काफ़ी ज़्यादा ईरानी थी। परंतु रोमन साम्राज्य में क्षेत्र और संस्कृतियों का मिश्रण था। वो मुख्य रूप से सरकार की एक सामान्य प्रणाली के द्वारा सिर्फ बंधे हुए थे। साम्राज्य में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। बहुत सारे प्रयोजनों के लिए लैटिन और ग्रीक सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती थी। पूर्व के लोग ग्रीक बोलते थे और लिखते थे, पश्चिम के लोग लैटिन लिखते थे, और इस प्रकार से इन क्षेत्रों के बीच की सीमा भूमध्य सागर के मध्य में त्रिपोलिटानिया, जो कि लैटिन भाषा थी, और साइरेनिका के अफ्रीकी प्रांतों के बीच चलती थी, ग्रीक भाषी। यानी कि साम्राज्य में रहने वाले सभी लोग एक ही सम्राट शासक की प्रजा थे, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों। तो अब हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप रोमन साम्राज्य को ईरान से कैसे अलग करेंगे, किस बात में अलग करेंगे। तो इसका सही आंसर है कि जो रोमन साम्राज्य है उसका क्या आ जाएगा, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से ईरान की तुलना में अधिक विविध था। ठीक, ये आ जाएगा। और दूसरा प्रश्न है इसमें, इस काल में ईरान पर शासन करने वाले दो राजवंश पार्थियन और ससानियन, कौन सा साम्राज्य एक समान शासन प्रणाली से बंधा हुआ था और क्यों? इसका आंसर आएगा रोमन साम्राज्य। ठीक है। उसके बाद आपके पास दो प्रश्न हैं बड़े, सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं, और दूसरा है पुनर्जागरण से आपका क्या अभिप्राय है, उसके उत्थान के कारण। इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न लिखना है। तो अब इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि सामंतवाद क्या है, उसकी विशेषताएं, और फिर हम बात करेंगे नवजागरण से आप क्या समझते हैं और उसकी उत्थान के कारण कि नवजागरण आया क्यों। ठीक, तो सामंतवाद की बात करें, आप मेरे शब्दों को सुनिए और उन्हीं से प्रश्न लिखिए कि सामंतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा अथवा जमीन। इस व्यवस्था का संबंध जमीन से था और इसमें राजा अपनी भूमि को, जो कि पूरी भूमि का स्वामी है, अपनी भूमि को कुछ हिस्सों में बांट देता है और कुछ शर्तों पर कुछ अपने अधीन व्यक्तियों को, अपने प्रिय व्यक्तियों को दे देता है। अब जिनको वो भूमि मिली वो बन जाते हैं सामंत, और चाहे तो वो आगे कृषकों से कृषि करवाएं या फिर आगे छोटे सामंतों को बांट दें, और इस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था को सामंतवाद कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या थी? नंबर 1, ये उत्पादन के वितरण पर आधारित थी। नंबर 2, भूमि का स्वामी यानी कि सामंत कृषकों की सेवा के बदले उन्हें सुरक्षा देता था। तीसरा, कि समाज में पूरा एक क्रम बना हुआ था ऊपर से नीचे तक का, जिसमें राजा से लग जाएं, राजा, अर्ल, बैरन, नाइट, ड्यूक, इवन के कृषक सबसे नीचे, फिर दास आ जाते थे। एक पिरामिड प्रणाली थी। उसके बाद है सामंत का एक आवास क्षेत्र होता था जिसे मेनर कहा जाता था, जो बहुत विशाल होता था। उसके बाद नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था में उत्तराधिकारी बनने के लिए एक विशिष्ट समारोह होता था, जिसमें शासक एक मुट्ठी मिट्टी या मिट्टी का डला या पेड़ की टहनी जो थी वो नेक्स्ट सामंत को देता था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं और उसके उत्थान के क्या कारण थे। तो सबसे पहले आप बताएं कि पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है फिर से जागना, लेकिन सोकर जागना नहीं बच्चों। ये क्या है? ये विद्या का पुनर्जन्म है, ये कला का पुनर्जन्म है, ये साहित्य का पुनर्जन्म है। इसके लिए रीबर्थ और रिवाइवल जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इसे क्लासिकल रिवाइवल भी कहा जाता है। असल में नवजागरण या पुनर्जागरण विद्या का पुनर्जन्म था। अब क्यों आया? नंबर 1, यूरोप में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों और भौगोलिक खोजों ने यहाँ अनेक देशों का आर्थिक विकास हुआ। धनी व्यापारी वर्ग ने कलाकारों और साहित्यकारों को आश्रय दिया। दूसरा, पवित्र भूमि जेरूसलम को लेकर लगातार ईसाइयों और मुसलमानों में युद्ध हो रहे थे, लेकिन विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा था। उस वजह से भी जो लोग चर्च की अमोघता में विश्वास करते थे, उनका विश्वास उठ गया और वो नए तरीके से सोचने लगे। तीसरा है 1453 में
जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो कुस्तुनतुनिया में जो बहुत बड़े बड़े विद्वान कलाकार रहते थे वो सब वहाँ से चले गए इटली और बाकी यूरोप के देशों में पहुँच गए। तो वहाँ पर जहाँ पर वो पहुँचे उन्होंने वहाँ पर नवजागरण के विचारों का संचार किया। 1492 में कोलंबस ने, 1498 में वास्को डी गामा ने जब नए नए रास्तों की खोज की अमेरिका तक पहुंचने के लिए और भारत तक पहुंचने के लिए, तो लोगों में अब जो नया व्यापार, नया वाणिज्य उत्पन्न हुआ उसने भी नवजागरण के विचारों को प्रेरित किया। चीन में कागज और मुद्रण की खोज से भी जो है वो यूरोप में जब वो पहुंचती हैं तो उससे पुनर्जागरण का उदय और विकास होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों का। मानचित्र में दर्शाने हैं हमें इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, रोम, गोल, सिसिली, वियना। तो अब ये आइए देखते हैं। इसमें हम भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा छोटा करते हैं इसको। अब फिर भी कुछ ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गया इंग्लैंड, ठीक, ये हो गया इटली, उसके बाद आ जाएगा जर्मनी, उसके बाद रोम, रोम यहाँ पर पड़ता है इटली में, उसके बाद है गोल, ये फ्रांस में ही आ जाएगा, फिर उसके बाद है सिसिली, सिसिली है इटली से नीचे, ये है सिसिली, उसके बाद है वियना, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में ही पड़ता है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया प्यारे बच्चों, और इसमें ये वियना है, और उसके बाद पेरिस, ये पेरिस है, यहाँ पर आप पेरिस लिखिए। ये पॉइंट्स नहीं बना के आने, लिख कर आने बाकायदा, क्योंकि आपके पास पूरा मैप है। और इनमें से आप 5 भी लिखेंगे तो आपके टीचर आपको 5 अंक अवश्य दे देंगे, क्योंकि टीचर बहुत ही दयावान व्यक्ति होता है। आशा है आपके बहुत अच्छे अंक आए होंगे, एटलीस्ट आपको समझ जरूर आया होगा, और आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, अपने टीचर से चेक कराएं। होप कि आपके बहुत अच्छे अंक आएँ, आप अगले 2 महीने और अच्छे से जम के तैयारी करें ताकि फाइनल एग्ज़ाम भी आपके अच्छे से हों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।